हेलो स्टूडेंट्स। सिलेक्शन अड्डा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं सूरज राठौर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज फ्लूइड मैकेनिक्स और मशीनरी सब्जेक्ट का लेक्चर नंबर 5 कवर करेंगे। इससे पहले हमने 4 लेक्चर्स कवर कर चुका हूं, जिसमें हमने पिछले लेक्चर्स में हमने बात की थी प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड के बारे में। आज भी हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड के बारे में बात करेंगे। ये पार्ट 3 है। इससे पहले 2 पार्ट और कवर कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। आज बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे जिसका नाम है विस्कोसिटी। ओके, विस्कोसिटी इसको हिंदी में हम लोग श्यानता भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए, फ्लूइड मैकेनिक्स में जब भी आप सब्जेक्ट फ्लूइड मैकेनिक्स स्टडी करते हो तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में अराइज होते हैं, ठीक है। और हर क्वेश्चन किसी ना किसी से रिलेटेड होता है, किसी ना किसी टॉपिक से आपको उसका आंसर बहुत इजीली मिल जाता है, ठीक है। अगर आपने उस टॉपिक को पढ़ा हुआ होता है तो वो बहुत इजीली आप उसका आंसर दे सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दिमाग में ये आता है कि जैसे मैंने यहाँ पर एक कंडीशन ले ली कि 3 कंटेनर ले लिए सेम वॉल्यूम के, 3 कंटेनर ले लिए सेम वॉल्यूम के, और तीनों कंटेनर मैंने फ्लूइड रख दिए, डिफरेंट डिफरेंट फ्लूइड्स। जैसे यहाँ पर वाटर है, ठीक है। पहले कंटेनर में, दूसरे कंटेनर में ऑयल है और तीसरे कंटेनर में हनी है, ठीक है। और तीनों सेम हाइट पे रखे हुए हैं एच। ओके, अब मैंने क्या किया, 3 मार्बल्स लिए या पत्थर कह सकते हैं, 3 पत्थर लिए, तीनों का मास m है, ठीक है, सेम मास है। और तीनों को कैपिटल एच हाइट पे कैपिटल एच हाइट पे रखा गया, और उसके बाद टाइम इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे उनको ड्रॉप किया गया वहां से कैपिटल एच हाइट से। ओके, आप नोटिस करेंगे कि ये पत्थर बॉटम पहुंचने में, वाटर में बॉटम पे पहुंचने के लिए इसने लिया, मान लेते हैं 2 सेकेंड। ओके, ऑयल में जब ये बॉटम पहुंचा इसने लिया, मान लेते हैं 5 सेकेंड। ओके, और जब हनी में पहुंचा तो इसने लिया 10 सेकेंड, है ना। अब आप ये नोटिस करेंगे कि जब हनी में देखिए बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है बॉटम पहुंचने पे, ऑयल में 2 सेकेंड ले रहा है, और वाटर में, इसके वाटर कंपेरिजन में ऑयल थोड़ा ज़्यादा ले रहा है समय। ये हम लोग देखेंगे। अगर आप नोटिस करें तो देखिए यहाँ तक की जो ये जो इसका जो पेरिफेरी है यहाँ तक की, तो आप देखें दोनों में तीनों में टाइम सेम रहेगा, लेकिन जैसे ही वो फ्लूइड के कंटेंट में आएगा इसका टाइम बढ़ने लगेगा, ये थोड़ा धीरे धीरे नीचे आएगा, ठीक है, बॉटम पे। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा ये इसलिए होता है क्योंकि कोई ना कोई, जब ये फ्लूइड के अंदर कंटेंट में आ रहा है तो भाई फ्लूइड कुछ ना कुछ इस पे कोई ना कोई रेजिस्टेंस जो पैदा कर रहा है, तभी तो ये भाई स्लो स्लो पहुंच रहा है, तभी तो टाइम ज़्यादा ले रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस लेक्चर के थ्रू मिल जाएगा। या फिर एक दिमाग में एक और आता है कि जैसे हम लोग क्या है, हम लोग अभी देखिए एयर के सराउंडिंग में ही है, तो हम लोग इजिली एयर के अंदर मूव कर सकते हैं, हम लोग फ्लूइड के सराउंडिंग में ही है, ठीक है। हमारे चारों तरफ एयर है तो हम इजिली मूव कर रहे हैं, ऊपर नीचे दौड़ रहे, भाग रहे, ये सारा काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारे सराउंडिंग में वाटर हो जाए तो क्या मैं इजिली उसी तरफ मूव कर सकता हूँ जिस तरह से हम एयर में मूव करते हैं? नहीं मूव कर सकते। और अगर ऑयल हो जाए तो क्या मूव कर सकते हैं? तब तो और डिफिकल्ट हो जाएगा मूव करना, है ना। तो इस तरह के जो क्वेश्चन के जो आंसर है वो आपको यहाँ की इसी लेक्चर के थ्रू मिल जाएंगे। ओके, लेकिन बिफोर अगर मैं देखूं तो विस्कोसिटी पे जाने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स हम लोग और पढ़ लेते हैं जो विस्कोसिटी में यूज होंगे, ठीक है। जैसे हमारा जो पहला बेसिक टर्म आता है वो आता है ये, कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स क्या होता है, ठीक है। कोहेसिव को बोलते हैं ससंजक बल और एडहेसिव को बोलते हैं असंजक बल। ओके, तो देखिए आपको पता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं मैटर्स के, वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है तो उसको, उस पे लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहलाता है कोहेसिव फोर्स। क्या कहलाता है? कोहेसिव फोर्स। अब सेम मॉलिक्यूल्स का मतलब ये है कि जैसे जो मॉलिक्यूल, जैसे मान लीजिए एक वाटर का मॉलिक्यूल है और उसके साथ एक और वाटर का मॉलिक्यूल है, इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा वो कहलाता है कोहेसिव फोर्स। अभी यही क्या करते हैं, एक ले लेते हैं हम वाटर मॉलिक्यूल और ये दूसरा मॉलिक्यूल ले लेते हैं ऑयल का। अब इनके बीच में जो फोर्स, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो हो गई ऑब्वियस सी बात है, लेकिन इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम लोग एक और नाम से जानेंगे जिसका नाम है एडहेसिव फोर्स, एडेशन जिसको हम कहते हैं। एक कोहेशन और एडेशन बात करते हैं, समझ गए। तो यहाँ वही लिखा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू सिमिलर मॉलिक्यूल्स और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स। एग्जांपल मैंने यहाँ देखिए वाटर वाटर मॉलिक्यूल लिख दिया, और इसमें एग्जांपल में क्या होगा, वाटर और ऑयल मॉलिक्यूल। ओके, यहाँ पे एक मैंने थोड़ा सा एग्जांपल भी बनाया हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पर सेम फैमिली के मेंबर्स के बीच में क्या लगेगा भाई, कोहेशन फोर्स, क्योंकि सेम मॉलिक्यूल्स हैं। यहाँ डिफरेंट फैमिली मेंबर्स के बीच में क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एडेशन, ठीक है। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं बहुत ईजिली आपको, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है? घर्षण। हम लोग पढ़ते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओके,
तो देखिए फिक्शन आप कुछ आपसे अगर कोई पूछता है तो आप दिमाग में यही आता है कि जब भी कोई दो सॉलिड बॉडी आपस में इंटरेक्ट करती हैं या कांटेक्ट में आती हैं, ठीक है, और उनके बीच अगर कोई रिलेटिव मोशन हो रहा होता है तो उनमें एक अपोजिट डायरेक्शन पे एक रेजिस्टिव फोर्स क्रिएट होने लगता है। एक अपोजिट डायरेक्शन पे एक रेजिस्टिव फोर्स क्रिएट होने लगता है। उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं? फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, ये किस पे डिपेंड करता है? ये बॉडी के कांटेक्ट पे, मतलब वो नेचर ऑफ द कांटेक्ट की दोनों बॉडी कैसी हैं उन पे बहुत डिपेंड करता है। ठीक है, एरिया पे डिपेंड बिल्कुल नहीं करता, ये क्वेश्चन आया हुआ है, एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, नेचर ऑफ द कांटेक्ट पे डिपेंड करता है। ओके, फ्रिक्शन। ठीक है, तो वही जब दो सॉलिड बॉडी आपस में इंटरेक्ट करती हैं तो उनके बीच एक अपोजिट डायरेक्शन पे रेजिस्टिव फोर्स लगता है। उसी रेजिस्टिव फोर्स को हम लोग कहते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या फ्रिक्शन फोर्स, और इसी फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन। ओके, तो जैसे यहाँ पर मैंने ये बनाया हुआ है एक डायग्राम, जैसे मान लीजिए एक टेबल पे मैंने एक ब्लॉक रख दिया, इस ब्लॉक पे मैं एक फोर्स लगा हुआ हूँ। अब जैसे ही मैंने फोर्स लगाया, ब्लॉक इस तरफ मूव करने लगे, दो कांटेक्ट में आ गई। ठीक है, तो इनके बीच में अपोजिट डायरेक्शन पे एक रेजिस्टिव फोर्स क्रिएट हो गया, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फ्रिक्शन। ओके, और ये किस पे डिपेंड करता है? ये इन दोनों के नेचर ऑफ द सरफेस डिपेंड करता है। यहाँ पे हमें एक कांस्टेंट मिल जाता है जिसका नाम है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, ये क्या है? ये मेटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी है, मटेरियल टू मटेरियल डिपेंड करती है। ओके, और ये भी बताती है कि बॉडी आपकी मोशन में कि रेस्ट पे, उस पर भी ये बहुत डिपेंड करता है। ओके, तो यहाँ से मैं समझ गया कि जब सॉलिड बॉडी आपके इंटरेक्ट करती हैं तो उनके बीच में एक रेजिस्टिव फोर्स जनरेट होता है जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन। तो क्या ये फ्लूइड में भी होता है? तो ऑब्वियस ये फ्लूइड में भी होता है। इनफैक्ट जो भी मैटर हैं, आपके जितने भी मैटर हैं, उनमें फ्रिक्शन आपको देखने को मिलेगा, बस अलग अलग नाम है। जैसे सॉलिड में फ्रिक्शन ही आपको देखने को मिल रहा है, और फ्लूइड में जब आएंगे तो वहाँ पे एक नया टर्म जुड़ जाएगा जिसका नाम है विस्कोसिटी या फिर क्षैणता। ओके, तो अब हम लोग बढ़ते हैं विस्कोसिटी पे। देखिए, जब भी हम विस्कोसिटी की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक ये आता है कि हम थिकनेस ऑफ फ्लूइड की बात करें। ठीक है, किसकी बात करें? थिकनेस ऑफ फ्लूइड के बारे में। जैसे फॉर एग्जांपल आपने वाटर और हनी ले लीजिए। जब आप वाटर देखेंगे तो ये लो विस्कोसिटी का है या फिर लो थिकनेस का है, तो वाटर को हम समझ सकते हैं ये लो विस्कोसिटी है। हनी की बात करेंगे तो ये हाई विस्कस है। ठीक है, मतलब हाई वो ज़्यादा थिक है, तो उसको मैं क्या कहता हूँ? हाई विस्कोसिटी का। तो देखिए, इसमें हमारे लिए थोड़ा सा ये डेफिनेशन जो है ये हमारे लिए थोड़ी कंफ्यूजन क्रिएट करता है। कंफ्यूजन ये क्रिएट करता है कि हम इसको डेंसिटी के हिसाब से भी देख सकते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट फ्लूइड की डेंसिटी के हिसाब से, कि जिसकी ज़्यादा डेंसिटी, ठीक है, वो ज़्यादा विस्कस है ना, जिसकी कम डेंसिटी वो कम विस्कस। तो फिर हम विस्कोसिटी क्यों पढ़ रहे हैं? हम तो डेंसिटी के हिसाब से बता सकते थे। लेकिन जब हम मॉलिक्यूलर लेवल की बात स्टडी करते हैं या मॉलिक्यूलर लेवल की स्टडी करते हैं तो वहां पर विस्कोसिटी का कॉन्सेप्ट हमें बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं। ओके, कि ये काम है एक्चुअली में विस्कोसिटी का। ठीक है, तो एक्चुअली में होता है क्या है, जब हम विस्कोसिटी मॉलिक्यूलर लेवल में बात करते हैं तो देखते हैं कि जब मॉलिक्यूल्स फ्लूइड के आपस में इंटरेक्ट कर होते हैं तो उनमें एक रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। ठीक है, तो उनमें एक रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। वही रेजिस्टेंस जो आपका सॉलिड में भी पढ़ लेते हैं, वही रेजिस्टेंस आपके फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स में क्रिएट होता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं भाई? प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, जिसका नाम है विस्कोसिटी। ओके, और ये रेजिस्टेंस कैसा है? ये मॉलिक्यूल्स के, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस। तो आपने ये सुना होगा कि एक प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ फ्लूइड इन अ मोशन। ठीक है, तो अब एक बात समझ में आ गई कि हाँ, ये भी एक टाइप का फिक्शन ही है, लेकिन ये किस में आपको देखने को मिलेगा? आपको लिक्विड और गैसेस में। ओके, तो अभी हम फिर आप बढ़ते हैं विस्कोसिटी पे, थोड़ा फॉर्मल डेफिनेशन थोड़ा और अच्छे समझते हैं, मॉलिक्यूलर लेवल में समझते हैं। तो विस्कोसिटी हमें ये बताता है कि कोई भी फ्लूइड जब फ्लो हो रहा है तो उसमें कितना रेजिस्टेंस है ना, कितना ये रेजिस्टेंस है। या फिर सिंपल सी ये बात हम कह सकते हैं कि किसी भी फ्लूइड को हमें फ्लो कराने के लिए कितना एनर्जी हमें देना पड़ सकता है, उसका जो मेजरमेंट कहलाता है वो कहलाता है आपका विस्कोसिटी। ये एक सिंपल डेफिनेशन मैंने बताई है समझने के लिए। अभी मैंने कोई फॉर्मल स्टेटमेंट जो बुक में लिखा तो वो नहीं दिया हुआ है ना, समझने के लिए। तो आपके टर्म में दिमाग में जैसे ही विस्कोसिटी आए तो दिमाग में ये आपके दिमाग में आज की रेजिस्टेंस टू फ्लो, सिंपल सी बात कि ये फ्लो को जो भी फ्लो में जो भी रेजिस्टेंस पैदा हो रहा है, ठीक है, तो वो आपका जो मेजरमेंट कहलाता है वो कहलाता है आपका विस्कोसिटी। अब सिंपल सी बात ये है, तो कोई एग्जांपल बताऊँ, एक वाटर हो गया, एक हनी हो गया। वाटर को फ्लो करने में मान लीजिए 10 किलो जूल की एनर्जी लग रही थी, और हनी को फ्लो कराने में उतने ही डिफॉर्मेशन, उतने ही रेट ऑफ फ्लो या सिंगल उतनी वेलोसिटी से फ्लो कराने में मान लेते इसमें 20 किलो जूल की एनर्जी दे रही। तो भाई आप समझिए, इसमें 10 किलो जो, इसमें 20 किलो जूल, क्वांटिटी दोनों सेम है, तो ये डिफरेंस क्यों आया?
तो ये जो मेजरमेंट कहलाता है ना एनर्जी का, ये आपका कहलाता है एक्चुअली में विस्कोसिटी। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे एक डेफिनेशन मैंने छोटी सी लिखी हुई है, यहाँ देखिए कि इट इज़ अ मेजर ऑफ द इंटरनल फ्लूइड फ्रिक्शन विच कॉज रेजिस्टेंस टू फ्लो। ठीक है, कि जो भी आपके फ्लूइड में जो भी इंटरनल फ्रिक्शंस जनरेट हो रहे हैं, ठीक है, जो आपके फ्लो में रेजिस्टेंस पैदा करें, उसी का ये मेजरमेंट कहलाता है विस्कोसिटी। ओके, अब बात आती है कि विस्कोसिटी का ओरिजिन कैसे होता है। ठीक है, कैसे ये क्या, कैसे समझने के लिए ये कैसा ओरिजिन उसका हुआ। ठीक है, तो देखिए विस्कोसिटी का आपका ओरिजिन आपका दो तरह से देखने को मिलेगा हमेशा। ठीक है, ये हमेशा होता है पहला कोहेसिव फोर्स के कारण, और दूसरा टर्म आता है मोमेंटम मॉलिक्यूलर ट्रांसफर के कारण। अगर ये दोनों टर्म किसी भी फ्लूइड में दिखेंगे तो वहाँ पर विस्कोसिटी डेफिनेटली होगी, और ये दोनों टर्म आपके हर फ्लूइड में, अगर रियल फ्लूइड की बात की जाए तो ये दोनों टर्म आपको दिखेंगे। फ्लूइड की बात कर रहा हूँ, ठीक है, सेपरेट कंडीशन लिक्विड और गैस नहीं लिए, फ्लूइड की बात कर रहा हूँ। ओके, तो रियल केस में आपके ये दोनों दिखेंगे, और ये दोनों होंगे तो भाई आपके उस रियल केस में आपका विस्कोसिटी भी होगी। ओके, अब बात आते हैं कोहेसिव फोर्स। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी कोहेसिव फोर्स क्या होता है, कि ये सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में लगेगा। ओके, और मोमेंटम मॉलिक्यूलर ट्रांसफर क्या होता है, मोमेंटम मॉलिक्यूलर ट्रांसफर आपने देखा होगा जनरली ये गैसेस में होता है। जब हमने बात की थी पहले या सेकंड लेक्चर में हमने बात की थी गैसेस के बारे में, तो मोमेंटम मॉलिक्यूलर ट्रांसफर होता है क्या थी, गैसेस के पास आपके वेलोसिटीज होती हैं। ठीक है, आई वेलोसिटी से मूव करते हैं, उनके पास मास, मॉलिक्यूल्स का मास होता है। ठीक है, तो उनके पास एक मोमेंटम क्रिएट होता है। उस मोमेंटम के थ्रू जब वो कोलाइड करते हैं आपस में तो मोमेंटम ट्रांसफर है, और उसी कोलिजन में जब वो कोलाइड कर रहे तो उस जगह जब कोलाइड के दौरान जब उनके बीच में एक फ्रिक्शन जनरेट होता है, तो वही आपका रीजन बनता है विस्कोसिटी का। वही क्या बनता है, विस्कोसिटी, वही आपका एक्चुअली में रेजिस्टेंस पैदा करता है फ्लो के लिए। ओके, तो मोमेंटम मॉलिक्यूलर ट्रांसफर आपका जनरली किस में देखने को मिलेगा, गैसेस में। लिक्विड्स में क्यों नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी लगभग नेग्लिजिबल होती है, जीरो होती है, जिसके कारण इसका मोमेंटम भी क्या होता है, जीरो होता है। इस तो यहाँ पर आपको केस क्या देखने को मिलेगा, कोहेसिव फोर्स। ठीक है, अब बात आती है कि गैसेस में क्या कोहेसिव फोर्स देखने को मिलेगा, तो भाई गैसेस में कोहेसिव फोर्स इतना ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि गैसेस के मॉलिक्यूल्स काफ़ी दूर दूर होते हैं। तो मैंने ये बात पहले बताई थी कि जब मॉलिक्यूल्स काफ़ी दूर दूर होंगे तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बहुत ही कम होगा। और लिक्विड्स में गैस कंपेरिजन मॉलिक्यूल्स काफ़ी पास होते हैं, इसी वजह से उनमें कोहेसिव फोर्स काफ़ी ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे एक बात याद रखना कि जब लिक्विड में हम लोग विस्कोसिटी है तो उसका मेन रीज़न होता है कोहेसिव फोर्स। उसका मेन रीज़न क्या होता है, कोहेसिव फोर्स। और जब गैसेस की बात करेंगे तो उसमें जो विस्कोसिटी का मेन रीज़न होता है वो होता है मोमेंटम मॉलिक्यूलर ट्रांसफर। ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए ऑब्जेक्टिव में कि लिक्विड में विस्कोसिटी किसके कारण से होती है, क्या रीज़न होता है, तो रीज़न होता है कोहेसिव फोर्स बिटवीन लेयर्स। ओके, लेयर्स कह सकते हो, तो लेयर्स का मतलब ये क्या है कि एक मॉलिक्यूल्स की ये लेयर हो गई, एक मॉलिक्यूल्स की ये लेयर, इन दोनों के बीच में जो आपका क्या है, कोहेसिव फोर्स, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। ओके, और गैसेस में किसकी वजह से होता है, गैसेस में होता है आपका मोमेंटम मॉलिक्यूलर ट्रांसफर की वजह से। ठीक है, और यहाँ से एक बात और आपको और पता है, जो कोहेसिव फोर्स होता है अगर मैं लिक्विड का बात कहूँ तो ये बहुत ज़्यादा होता है किसके कंपैरिजन में भाई, गैसेस के कंपैरिजन में। और अगर मोमेंटम मॉलिक्यूलर ट्रांसफर की बात करूँ तो गैसेस में क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, किसके कंपैरिजन में भाई, लिक्विड के कंपैरिजन में। तो यहाँ ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, यहाँ से ये बात समझ सकते हैं। तो ओरिजिन समझ में आ गया। अब देखिए फ्लूइड में अगर ये दोनों कंडीशन होती हैं तो आपको बता दूं कि विस्कोसिटी होगी, इनमें से कोई भी एक होगी तो विस्कोसिटी डेफिनेटली होगी, और रियल फ्लूइड में ये दोनों आपको कंडीशन देखने को मिलेंगी। ओके, अब ये दोनों ऑब्जर्वेशन जब भी होगा जब फ्लूइड आपका किस में होगा, मोशन में होगा। जब फ्लूइड आपका मोशन में होगा तभी ये दोनों कंडीशन आपको एग्जैक्टली देखने को मिलेंगी। मतलब कि फ्लूइड का जब भी आपका डिफॉर्मेशन होगा, और डिफॉर्मेशन कैसे, शेयर डिफॉर्मेशन जब भी होगा तो आपको फ्लूइड मोशन में रहेगा, और फ्लूइड मोशन में रहेगा तो ये दोनों कंडीशन आपको देखने को मिलेंगी। अगर ये दोनों कंडीशन दिख रही है तो भाई फ्लूइड की विस्कोसिटी आपको पता चलेगी। तो जब पता चलेगी तो वहां से हम ये कह सकते हैं कि हम ये बता सकते हैं कि हमें कितना एनर्जी देना पड़ सकता है उस फ्लूइड को फ्लो कराने के लिए, फ्लूइड को फ्लो बनाने के लिए। ओके, जैसे सॉलिड में हमें ये पता चल सकता है कि फिर सॉलिड को मूव करने के लिए हमें फ्रिक्शन को आगे, फ्रिक्शन से ज़्यादा हमें फोर्स देना पड़ता है तभी तो मूव करेगी। तो यहाँ पर भी वही कंडीशन है। ओके, तो ये समझ लीजिए विस्कोसिटी का एक्चुअली मतलब। तो अभी जो डेफिनेशन बुक्स में लिखी होती तो वो ये लिखी होती, व्हेन टू एडजेसेंट लेयर ऑफ फ्लूइड आर इन रिलेटिव मोशन देन दे रेजिस्ट मोशन टू ईच अदर।
ठीक है। एक्चुअली मैं आपको एक बात बता दूं, ठीक है, बुक में लिखा होता है व्हेन टू एडजेसेंट लेयर ऑफ फ्लूइड। देखिए फ्लूइड वहाँ कैसे हो सकता है, फ्लूइड नहीं, यहाँ पर हम बात करते हैं सिर्फ लिक्विड की। जो आपको लेयर्स देखने को मिलेगी ये लिक्विड में देखने को मिलेगी, आपको गैसेस में लेयर्स नहीं देखने को मिलेंगी। ठीक है, या मैंने बताया था गैसेस क्या है, उनमें जिगजैग मोशन होता है, उसमें लेयर्स आपको इजिली आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। तो जो एक्चुअली में जो बात हुई वो हुई व्हेन टू एडजेसेंट लेयर ऑफ लिक्विड। ओके, लिक्विड में, क्योंकि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स आपके लाइन वे में होता है और लाइन इजिली आपको लेयर्स देखने को मिल सकती है अगर मॉलिक्यूलर लेवल में आप देखेंगे तो। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आपका एक ये लेयर हो गई, ठीक है, मॉलिक्यूल्स की, ये मॉलिक्यूल्स हो गए, और एक इसके नीचे वाली लेयर हो गई रिलेटिव ये। ठीक है, इनके बीच में जो यहाँ पर जो आपका रेजिस्टेंस जो आपका होगा, ठीक है, रिलेटिव मोशन कारण जो यहाँ पर आपका जो कोहेसिव फोर्स जनरेट होगा, तो क्या होगा, ये फ्लूइड ये लेयर आगे जाने की कोशिश करेगी, तो ये वाली जो लेयर है उसको पीछे खींचने की कोशिश करेगी। यही जो रेजिस्टेंस क्रिएट होता है इसी को बोलते हैं हम लोग विस्कोसिटी। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन बोल रहा है वो इसके कारण बोल रहा है। ओके, थोड़ा भी और अच्छे समझते हैं, जैसे देखिए आप, हाँ देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया कि एक सॉलिड सरफेस है, ठीक है, सॉलिड सरफेस पे एक फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो मैंने फ्लूइड ऐसे से ले लिया, फ्लो कर रहा है। ठीक है, अगर फ्लूइड की वेरी फर्स्ट लेयर हम लोग देखें तो पहली लेयर फ्लूइड क्या होगा, सॉलिड सरफेस से स्टिक हो जाएगी, किसके कारण भाई, एडेशन के कारण, क्योंकि यहाँ दोनों मॉलिक्यूल्स किसके कारण होगा, मॉलिक्यूल डिफरेंट है तो उनमें कौन सा फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ एडेशन। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर फ्लूइड जो लिया उसका मैंने ले लिया कि इसका नुटसन नंबर 0.01 से कम है, तो मैं मान सकता हूँ कि ये फ्लूइड मेरा कैसा है, कॉन्टिनम की तरह बिहेव करेगा। हमने पढ़ा था कॉन्टिनम क्या होता है, ठीक है, कॉन्टिनम की तरह बिहेव करेगा, मतलब जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है। ओके, तो वही फर्स्ट लेयर जब स्टिक कर जाएगी तो यहाँ इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, अब मैंने देखा कि जैसे जैसे हम वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर बढ़ते जाए थे, जैसे मैंने दो एक्सिस ले ली, ये एक्सिस हो गई वाई वर्टिकल डायरेक्शन और ये हो गई आपकी एक्स। ठीक है, तो यहाँ से ये एक्स डायरेक्शन में हमें वेलोसिटी बता रहा है और वाई डायरेक्शन में इसकी थिकनेस बता रहा है, ये मैं बता। जैसे जैसे मैं ऊपर मूव करता है फ्लूइड की डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स पे मैं ऊपर मूव करते हुए मुझे दिखा कि आपकी जो वेलोसिटी है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है, क्योंकि देखिए जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जा रहे हैं आपने देखा होगा कि यहाँ पर एक्चुअली में दो तरह के आपको फोर्स लगे दिखेंगे जो उनके मॉलिक्यूल्स और ये सॉलिड सरफेस है। एक होता है आपका एडेसिव फोर्स और दूसरा है वैन डेर वाल्स अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, तो जैसे जैसे आप इस फ्लूइड जब सॉलिड सरफेस से दूर जाते जाएंगे तो आपके जो सॉलिड सरफेस और फ्लूइड इन दोनों के बीच में आपने देखा होगा कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन धीरे धीरे कम होने लगता है तो आपने देखा ये वेलोसिटी जीरो है, तो वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। तो मतलब मैं कह सकता हूँ जैसे वाई डायरेक्शन पर ऊपर बढ़ेंगे इसकी वेलोसिटी क्या है, बढ़ती हुई जा रही है। ठीक है, क्योंकि इनका जो दोनों फोर्स है एडेशन फोर्स और वैन डेर वाल्स अट्रैक्शन फोर्स, इनका इफेक्ट क्या होने लगा, कम होने लगा। तो मैं यहाँ से ये बता सकता हूँ कि यहाँ से मैं एक ग्राफ प्लॉट कर सकता हूँ कि ये, सॉरी एक मिनट में इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ। तो यहाँ से मैं एक ग्राफ प्लॉट कर सकता हूँ जिसका जो ग्राफ बताएगा आपका क्या, वेलोसिटी प्रोफाइल। ये बताएगा कि जैसे हम लोग वाई एक्सिस में बढ़ रहे थे वैसे वैसे मेरा वेलोसिटी भी उसका बढ़ता हुआ जा रहा था। ठीक है, इतना समझ में आया। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पर थोड़ा, यहाँ से मैंने एक लेयर आगे कंसिडर कर लेता हूँ। ठीक है, इसको लेयर को निकाल लेता हूँ, इस लेयर पे मैं स्टडी करता हूँ। तो अगर मैं ये लेयर निकाल लेता हूँ तो कुछ इस तरह का लेयर रहेगा। ठीक है, अगर मैं इसको बाहर निकाल के यहाँ पर ग्राफ में देखूँ तो कुछ इस तरह का है। छोटी सी लेयर ली तो भाई ऑलमोस्ट लगभग मान लीजिए रेक्टेंगल ही होगा। ठीक है, ये एक्सेस वाई होगी, ये हो गया। यहाँ से इसकी डिस्टेंस देखा तो ये हो गया वाई, और यहीं से नीचे ऊपर वाली प्लेट का डिस्टेंस ये मान लेते हैं बी, और बी हो गया, और ये है ए और ये ए हो गया। ठीक है, ऊपर वाली लेयर बी होगी, नीचे लेयर ए हो गई। ठीक है, ये y हो गया और ये हो गया y प्लस डी वाई, क्योंकि भाई हमने बोला y में बढ़ेंगे तो भाई आपका क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ेगी, थिकनेस बढ़ेगी, तो y प्लस डी वाई हो गया। तो अब अगर मैंने इस प्लेट की थिकनेस निकाली तो कितना आ जाएगा भाई, डी वाई थिकनेस आ गया। ठीक है, अब देखिए जैसे से हम ऊपर बढ़ रहे थे तो हमारी वेलोसिटी क्या है, बढ़ रही थी। तो अगर मैं ये वाली ए की वेलोसिटी देखूं तो मैंने मान लिया कि ए की वेलोसिटी यू है, तो जब बी की वेलोसिटी निकालूंगा तो कितना होगा, यू प्लस का डी यू हो जाएगा भाई, यू प्लस का डी यू हो जाएगा। अब देखो यहां से जब मैंने देखा कि दोनों ये सरफेस ए और बी सरफेस, मैंने देखा कि दोनों अलग अलग वेलोसिटी से मोशन कर रहे हैं।
या डिफरेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से मुझे ये पता लगा कि जो v था वो हायर वेलोसिटी से मूव कर रहा था, a जो था वो लोअर वेलोसिटी से मूव कर रहा था। तो मैं यहाँ ये कह सकता हूँ कि b को एक कोई ना कोई रेजिस्टेंस जरूर लगेगा आप उसके मोशन में, कि उसको ये लगेगा कि ए वाला उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ये होगा कि नहीं होगा आप खुद सोचिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये देखिए कि जैसे फॉर एग्जांपल आप और आपका फ्रेंड, आप दोनों को रस्सी से बांध दिया जाए, आप 10 किलोमीटर से दौड़ रहे हो, आपका फ्रेंड 7 किलोमीटर से दौड़ रहा है, ठीक है। तो आपको ये फील लगेगा कि मुझे पीछे मेरे दोस्त ने मुझे खींच रहा है, और आपके दोस्त को लगेगा कि आप उसको खींच रहे हैं। तो ये यहाँ पर वही क्रिएशन हो रहा है कि इसको लगेगा कि ये आपका रोकने की कोशिश कर रहा है, तो इसको एक रेजिस्टेंस महसूस होगा, ठीक है। तो यही रेजिस्टेंस जो इसको बी वाले को महसूस होगा, उसी को हम लोग कहते हैं एक प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड जिसका नाम है विस्कोसिटी, जिसका नाम है विस्कोसिटी। अब अगर इनके बीच में जो रिलेटिव मोशन है या रिलेटिव वेलोसिटी, इनका डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा, तो उतना ज़्यादा इनमें विस्कस इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिलेगा। ओके, सो आई होप कि ये आपको समझ में आएगा कि क्यों विस्कोसिटी करना। यही आपका मॉलिक्यूलर लेवल से हम लोग विस्कोसिटी अच्छे से समझते हैं। ओके, समझ में आया। अब थोड़ा मैथमेटिकली थोड़ा और समझते हैं कि हम विस्कोसिटी को और कितने और किस तरह से डिफाइन करते हैं, क्या लॉ डिफाइन किया गया है विस्कोसिटी को लेने के लिए, विस्कोसिटी को हम कैसे मेजर कर सकते हैं या कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं कैलकुलेशन के थ्रू। ओके, तो देखिए अभी आपको पता था, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने देखा कि एक सॉलिड बॉडी पे अगर एक फ्लूइड मूव कर रहा था, ठीक है, ऐसे फ्लूइड मूव कर, ये सॉलिड बॉडी हो गई। एक पॉइंट ओ ले लिया, यहाँ पर मैंने एक पार्टिकल मान लिया, इस पार्टिकल को मैंने बोल दिया ए, ठीक है। अभी फ्लूइड ऐसा था, इस फ्लूइड पे मैंने लगाया फोर्स। कौन सा फोर्स लगाया? शेयर फोर्स, ये हमने बात की थी। तो जब मैंने फोर्स लगाया, मैंने देखा कि ये जो ए मॉलिक्यूल्स था ये पहुंचा बी पे, ठीक है, फिर पहुंचा सी पे, फिर पहुंचा डी पे, और रुका नहीं, ये सीधा डिफॉर्म होता जाएगा कॉन्टिन्यूसली। इसका क्या है? डिफॉर्मेशन। यही तो फ्लूइड की डेफिनेशन थी कि फ्लूइड पे हल्का सा से हल्का शेयर फोर्स लगाने पे वो कॉन्टिन्यूस डिफॉर्म हो जाए, ठीक है। तो मैंने यहाँ से देखा कि अगर मैंने ओ रिस्पेक्ट में पॉइंट इसकी ए की पोजीशन देखी, तो ए पहले बी पहुंचा, फिर बी से सी कहाँ पहुंचा, कुछ टाइम बाद सी पे, फिर कुछ टाइम बाद वो कहाँ पहुंचा, डी पे पहुंचा। जैसा सॉलिड में हमने देखा था कि सॉलिड में हमने क्या किया था, एक परमानेंट, एक मतलब कि छोटा सा फोर्स लगाया था, तो उसी के अकॉर्डिंग उतना डिफॉर्मेशन हुआ था। मतलब कि मैंने यहाँ से ये मुझे पता था कि अगर थ्रू आउट एरिया पे फोर्स लगा, तो मैं यहाँ ये बता सकता था कि जो शियर स्ट्रेस था वो किसके प्रोपोर्शनल था, उसके डिफॉर्मेशन या शियर स्ट्रेन के, है ना, जो कि आपका हुक्स लॉ ने दिया था, ठीक है। लेकिन अगर बात हम लोग फ्लूइड की करते हैं, तो यहाँ ऐसा केस नहीं हो रहा है। यहाँ पे हल्का सा फोर्स लगाना पे इसका डिफॉर्मेशन कॉन्टिन्यूसली बढ़ता हुआ जा रहा है, किसके अकॉर्डिंग, टाइम के स्पीड में, ठीक है। तो यहाँ पर तो मैं ये हुक्स लॉ नहीं लगा सकता, इसका मतलब यहाँ कोई ना कोई नया लॉ आएगा, ठीक है। तो वो लॉ क्या आएगा वो देखते हैं अभी आगे। तो मुझे यहाँ समझ में आया कि आपका यहाँ पर जो भी शियर स्ट्रेस फ्लूइड में लगा था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के। किसके? रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के। मतलब कि समय के साथ इसका डिफॉर्मेशन चेंज होता है। वहां पर फिक्स्ड फोर्स लगाने फिक्स्ड डिफॉर्मेशन, लेकिन यहाँ पे हल्का से हल्का फोर्स लगाने पे या शियर स्ट्रेस देने पे इसका डिफॉर्मेशन क्या है, कॉन्टिन्यूस हो जाता है, ठीक है। तभी तो हम लोग फ्लो बोलते थे, ये बात हमने समझी थी पहले ही, ठीक है। इसी को ही बोलते हैं यहाँ पर, इसी जो ये आपका शियर स्ट्रेस जो हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट ऑफ शियर स्ट्रेन है, इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। तो यहाँ उछलन लगे, तो यहाँ पे एक नया लॉ फाइंड हुआ था जिसका नाम था न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, जिसको सर आइजैक न्यूटन ने डिस्कवर किया था, ठीक है। तो अब बात आती है कि मुझे निकालना यहाँ पर, अगर हमें देखो हमारा जो फॉर्मूला था कि शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, ठीक है। हुक्स लॉ के हिसाब से तो हम शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन तो हम डायरेक्टली निकाल लेते हैं, ठीक है। मेजर कर लेते हैं, जितना फोर्स लगा उतना हम लोग मेजर के कैलकुलेट करके निकाल लेते हैं। लेकिन हम यहाँ पे ये नहीं इजीली निकाल सकते रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, इसके लिए मुझे कोई और दूसरा लॉ का यूज करना है, कुछ और नया कॉन्सेप्ट पढ़ना है, ठीक है। तो वो हम देखते हैं कि रेट ऑफ शियर स्ट्रेन कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले बात कि अगर रेट ऑफ शियर स्ट्रेन हमें फाइंड हो गया तो हम शियर स्ट्रेस भी बता देंगे कि इस पर इतना लग रहा है, ओके। तो चलिए आप फाइंड करते हैं रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए कि एक सॉलिड सरफेस रखी हुई है, ठीक है। सॉलिड सरफेस पे एक दो प्लेट है, एक प्लेट ये ले ली, एक प्लेट ये ले ली,
ठीक है। इन प्लेट के बीच में वाइड डिस्टेंस का फ्लूइड भरा हुआ है। वाइड डिस्टेंस से क्या है, फ्लूइड भरा हुआ है। अब देखिए वाइड डिस्टेंस का जब फ्लूइड भरा और जो अपर प्लेट है, जो रेड कलर की प्लेट है, ये इस पे फोर्स एफ लग रहा है और ये वी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। अब देखिए मैंने क्या किया, मैंने एक पॉइंट ले लिया ओ ए डैश। यहाँ से मैंने जब फोर्स लगाया तो ये जो ए डैश था ये पहुँच गया बी डैश पे। ठीक है, मैंने देखा कि यहाँ से ए डैश से बी डैश पे इसने कितनी डिस्टेंस कवर की। ठीक है, तो भाई अब मुझे डिस्टेंस निकालनी थी, तो यही काम मैं थोड़ा सा आपको और इजीली वे में समझा सकता हूँ। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं स्लाइड देखिए, जैसे मान ली ये एक प्लेट हो गई, ये प्लेट एफ से मूव कर रही थी। पहले फ्लूइड का मॉलिक्यूल्स ओ से ए विस्पर में था, अब फ्लूइड का मॉलिक्यूल्स पहुंच गया ए डैश पे। ठीक है, जब मैंने इस पे फोर्स लगाया, मान लेते मैंने छोटा सा फोर्स लगाया, डीएफ लगा लिया, ये डी टाउ उस पे शियर स्ट्रेस लग रहा है। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर टाइम में मैंने देखा कि इसका जो डिफॉर्मेशन था वो कितना था, डी टाउ, डी फाइव ले लेते हैं। इसका जो डिफॉर्मेशन था कितना था, डी फाइव। ठीक है, कब, पर्टिकुलर टाइम टी टी के लिए। और इसने, मैंने देखा कि यहाँ पर डिस्टेंस ने कवर कितनी की है, तो मैंने मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक की इसने, इसकी वेलोसिटी डी यू थी और पर्टिकुलर टाइम के लिए इसने कितना कवर किया था, डी यू इंटू डी टी। ये इतनी इसने डिस्टेंस कवर कर ली। ओके, अभी देखिए ये राइट एंगल टू एंगल है। ठीक है, यहाँ से मुझे ये पता लग जाएगा कि डी फाइव कितना है। ठीक है, अगर इनके बीच की डिस्टेंस मैंने मान ली यहाँ पर डी वाई, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, एक पतली सी डिस्टेंस ले ली डी वाई। ठीक है, छोटी सी, बहुत छोटी सी डिस्टेंस ली है। अगर यहाँ से मैंने देखा कि ये डी फाइव, ट्रायंगल लॉ लगाया, ट्रायंगल लॉ से मुझे यहाँ से मिल गया कि जो tan डी फाइव था उसकी वैल्यू मिल गई डी यू इंटू डी टी अपॉन डी वाई। मिल गया भाई tan थीटा क्या है भाई, ये आपका हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, tan डी फाइव इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर हमारा कितना था, जितनी उसने डिस्टेंस कवर की थी मॉलिक्यूल ने और जितना उसने थिकनेस थी उनके बीच की। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बात समझिए, जब मैंने डिस्टेंस जब मैंने यहाँ पर इनके बीच की डिस्टेंस मैंने ये बहुत छोटी ली है, तो इनके बीच में बनने वाला एंगल भी बहुत ही छोटा होगा। ठीक, मतलब इनके बीच में बनने वाला एंगल क्या होगा, बहुत छोटा होगा। और जब बहुत छोटा होगा तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ ना कि tan डी फाइव को रिप्लेस कर सकता हूँ डी फाइव से, रिप्लेस कर सकता हूँ। और अगर अब मैं इक्वेशन देखूँ तो मेरा इक्वेशन ये बनता है डी फाइव इज इक्वल टू डी यू इंटू डी टी अपॉन डी वाई। बन सकता है भाई, है ना। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो डी टी को मैं नीचे ले लेता हूँ। ठीक है, तो जब डी टी को मैं नीचे लूँगा तो क्या होगा, डी फाइव अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी वाई, सॉरी डी यू अपॉन डी वाई, है ना। देखो यहाँ से ये क्या मिला हमें, ये है एंगुलर डिफॉर्मेशन, ये है स्मॉल डी टी टाइम के लिए। तो ये क्या बताया, रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन बताया है, क्या बताया, रेट ऑफ एंगुलर। और यही तो आपका शियर स्ट्रेन है, यही तो आपका शियर स्ट्रेन है। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि ये पूरा टर्म क्या है, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। तो मैंने रेट ऑफ शियर स्ट्रेन की वैल्यू फाइंड कर ली, वो क्या है, डी यू अपॉन डी वाई। अब ये डी यू क्या है, ये डी यू है आपके क्या, जो वेलोसिटीज में जो डिफरेंस, उनकी रिलेटिव वेलोसिटी में डिफरेंस है, वही तो ये रिलेटिव, यही तो है डी यू। ठीक है, डी यू को मैं यही तो लिख सकता हूँ कि नीचे की प्लेट के ऊपर की प्लेट की वेलोसिटी का डिफरेंस कितना है भाई, है ना, ये डी यू आ गया। और किसके रिस्पेक्ट में, इसके पोजीशन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो क्या मैं इसको ये नहीं बोल सकता कि जब भी आपका चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, इसको हम लोग बोलते थे, या कोई भी आपकी प्रॉपर्टी पोजीशन के रिस्पेक्ट में चेंज होती तो उसको हम लोग क्या बोलते थे मैथमेटिक्स में, ग्रेडियंट। तो इसको यहाँ वेलोसिटी चेंज होगी तो क्या बोल सकते हैं इसको, वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि जो आपका शियर स्ट्रेस था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। और यहाँ शियर स्ट्रेन हमने किस टर्म में निकाला है, एंगुलर डिफॉर्मेशन। तो इसको मैं ये कह सकता हूँ ना कि शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन। और एंगुलर डिफॉर्मेशन मेरा किसके इक्वल है, एंगुलर डिफॉर्मेशन में इक्वल है वेलोसिटी ग्रेडियंट के इक्वल। किसके इक्वल है, वेलोसिटी ग्रेडियंट के इक्वल में। और वेलोसिटी ग्रेडियंट हम निकाल सकते हैं कि अगर कोई भी चेंज इन वेलोसिटी है, किसके रिस्पेक्ट में निकालना है हमको, पोजीशन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो यही लॉ आपका कहलाता है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। क्या कहलाता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो देखिए मैंने यहाँ पर मैंने वही निकाला हुआ है,
कि डी थाउ इज इक्वल टू डी थीटा, ये आपका क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिफॉर्मेशन, वेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन, और ये डी अपन डी वाई क्या है आपका, डी यू अपॉन डी वाई आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये पता कि ये है रेट ऑफ एंगुलर या रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। ठीक है, तो आप देखिए जितना आप फोर्स देते हैं, ठीक है, उतना उसमें रेट ऑफ डिफॉर्मेशन बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, कॉन्टिन्यूस डिफॉर्मेशन। तो मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि जो शियर स्ट्रेस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन, और जो रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन इक्वल है किसके, वेलोसिटी ग्रेडियंट के। ठीक है, तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ जो शियर स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट के। अब बात आती है कि हम लोग डी थीटा पॉइंट, ये हम लोग वेलोसिटी ग्रेडियंट ही एक्चुअली में क्यों लिखते हैं, डी थीटा बाई डी फाई भी तो लिख सकते हैं, डी थीटा बाई डी टी भी तो लिख सकते हैं। तो देखिए जब हमने स्मॉल टाइम के लिए फाइंड किया तो मुझे यहाँ पर देखिए हम क्या कर सकते हैं, जब स्मॉल टाइम के लिए हम कोई भी चीज़ फाइंड कर रहे हो तो उसका जो एंगल है जो हम निकाल रहे हैं वो बहुत ही छोटा होगा कि उसको हम लोग इजीली कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन हम वेलोसिटी ग्रेडियंट को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, दैट्स वाई हम लोग जब भी क्वेश्चन में या न्यूमेरिकल में लगाते हैं तो हम लोग सीधा टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई फाइंड करते हैं, ना कि डी थीटा अपॉन डी फाई या डी फाई अपॉन डी टेन। ठीक है, तो आप देखिए अगर इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को रिमूव करते हैं, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करते हो तो यहाँ एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है। ठीक है, इसी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और ये लॉ देता है आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, 1687 में सर आइजैक न्यूटन ने दिया था। ठीक है, एक बात और, ये लॉ आपका शो करता है एक लीनियर रिलेशनशिप, इसीलिए मैंने अभी पीछे जो भी डायग्राम बनाया था उसमें मैंने लीनियर लिया था। ठीक है, अभी मैंने इससे पहले जब मैंने पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने वेलोसिटी प्रोफाइल पैराबोलिक बनाई थी, अभी मैंने लीनियर बनाई है। तो इसकी बात हम लोग करेंगे आगे जब हम लोग पढ़ेंगे लीनियराइजेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ओके, ये एक अलग से इसका एक लेक्चर बनेगा तो उसमें हम लोग बात करेंगे। अभी आप खाली ये समझिए कि ये जो लॉ डिफाइन कर रहे हैं ये लीनियर प्रोफाइल के लिए डिफाइन किया है, ना कि पैराबोलिक। ओके, क्योंकि आपने देखा यहाँ इक्वेशन देखो, यहाँ पे ये लगी y इक्वल टू एम एक्स की इक्वेशन लगी है। ठीक है, ये किसकी है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, तो इसका मतलब यहाँ लॉ कौन सा फॉलो कर रहा है, लीनियर। ठीक है, तो न्यूटन्स लॉ सिर्फ और सिर्फ लीनियर रिलेशनशिप ही फॉलो करेगा, ये बात अपने दिमाग में। अब जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, उसी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी या फिर डायनेमिक या फिर एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, इसका तीनों नाम है। ये पूछ चुका है इस बार, उसमें CIL में आया हुआ था क्वेश्चन ये। ठीक है, कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के एक और नाम से जानते हैं। ठीक है, तो वहाँ एब्सोल्यूट विस्कोसिटी के कौन से वो ऑप्शन था, तो एब्सोल्यूट विस्कोसिटी या फिर डायनेमिक विस्कोसिटी या फिर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब डायनेमिक विस्कोसिटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर यहाँ से म्यू निकालोगे तो म्यू में यहाँ पे एक प्रेजेंट होता है फोर्स। ठीक है, और आपको मैंने बताया था कि डायनेमिक कंडीशन वो होती है जहाँ पर आपका फोर्स कंसिडर किया जाता है, दैट्स वाई यहाँ पर आपका डायनेमिक विस्कोसिटी नाम आया है। ठीक है, और इसी लॉ को हम लोग बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग यूनिट क्या होती है विस्कोसिटी की। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, SSC जेई में तो ये पूछता ही पूछता है, और जितने भी जेई के लेवल के एग्जाम होते हैं इसकी यूनिट पूछता है। ठीक है, तो यूनिट है आपकी विस्कोसिटी की, यहाँ निकाल लेते हैं टाउ म्यू इज इक्वल टू टाउ अपॉन डी यू अपॉन डी वाई। डी यू क्या है, वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी यूनिट मीटर पर सेकंड, और डी वाई क्या है आपकी थिकनेस है तो मीटर में हो जाएगी, तो यहाँ से मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हमें मिलेगा न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। अब आप देखिए ये तो हो गई आपकी न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ये एक्चुअली में एमकेएस में है। ठीक है, अगर मैं यहाँ न्यूटन पर मीटर को भी चेंज करूँ तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है आपका पास्कल। ठीक है, तो यहाँ से यूनिट जो हमारी बनेगी वो बनेगी पास्कल सेकंड, जिसको हम लोग एसआई यूनिट, आप लोग अगर जैसे म्यू की या डायनेमिक विस्कोसिटी की अगर एसआई यूनिट पूछता है तो आप लोग क्या लगेंगे, पास्कल सेकंड। ओके, ये एमकेएस यूनिट हो गई। नेक्स्ट अभी देखिए दोनों में और भी यूनिट्स की हैं, जैसे देखिए एमकेएस यूनिट और सीजीएस यूनिट। एमकेएस में क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको केजी मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड में चेंज कर सकते हैं, तो ये केजी पर मीटर सेकंड में आ जाएगा। और अगर सीजीएस में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 10 ग्राम सेंटीमीटर सेकंड में, अगर इसको चेंज करेंगे। ठीक है, और यही 1 ग्राम सेंटीमीटर सेकंड ही कहलाता है इसको पॉइस, तो पॉइस इसकी छोटी यूनिट है, पॉइस इसकी क्या है, विस्कोसिटी की छोटी यूनिट है। ठीक है, अगर डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन यहाँ से ये हो जाएगा एम ऊपर जाएगा तो L-1 और टी सेकंड जाएगा तो T-1, तो ML-T-1 ये पूछा हुआ है आपका डायमेंशन भी। वाटर का अगर विस्कोसिटी देखें तो वाटर विस्कोसिटी 20 डिग्री मतलब कि नॉर्मल एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की बात करें तो ये होता है 1 सेंटीपॉइस। सेंटीपॉइस को आप चेंज कर सकते हो कि 1 सेंटीपॉइस में होते हैं 0.01, 1 सेंटीपॉइस में होता है आपका 0.01 पॉइस। ठीक है, और आपको यहाँ से एक रिलेशनशिप और पता है कि एक पॉइस बराबर होता है 0.1 पास्कल सेकेंड। ठीक है, तो एक सेंटीपॉइस होता है 0.01 पास्कल सेकेंड। ये यूनिट्स हैं, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। ओके,
तो ये तो कॉन्सेप्ट था विस्कोसिटी का, कैसे हमने फाइंड किया विस्कोसिटी। ओके, आगे अभी आपका विस्कोसिटी एक और हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है काइनेमेटिक विस्कोसिटी, और विस्कोसिटी पे कंडीशन के हिसाब से विस्कोसिटी पे क्या फ़र्क पड़ता है, मतलब टेम्परेचर और प्रेशर के हिसाब से विस्कोसिटी पे क्या फ़र्क पड़ता है, ये अगले लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स।